चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के कुछ वीवीआई क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति के कारण थे वहाँ का राजा लुई सोलामा। ठीक है, लुई सोलामा जो था ना, एक अविवेकी राजा था। ठीक है, और उसकी एक खराब नीति के कारण, ठीक है, वहाँ की जनता उससे परेशान हो गई थी। इसीलिए 1789 में वहाँ की जनता ने क्रांति कर दी और सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, क्योंकि वो राजा का उम्र कम था। ठीक है, और उम्र कम होने के साथ साथ वो सिर्फ अपने आप में खोया रहता, मदिरापन करता, उसे अपने राज्य के लोगों से कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए वहाँ के लोगों ने क्रांति कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ठीक है, याद रखिएगा उस समय ऑस्ट्रिया, ठीक है, का जो चांसलर था वो मेटरनिक था। ठीक है, और वो एक ऐसा नेता था ना, ठीक है, कि वो अपने देश को छोड़कर और किसी भी देश को पसंद करता नहीं था। ठीक है, और इटली और जर्मनी दोनों एकीकरण करना चाहते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा जो थी ना, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक वो था, वो दोनों का एकीकरण होने नहीं दे रहा था। ठीक है, साम्यवाद की नई आर्थिक नीति, क्वेश्चन नंबर 3। तो साम्यवाद की आर्थिक नीति, रूस में जब बोल्शेविक क्रांति के बाद, ठीक है, रूस में जब बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादिक सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। ये नई व्यवस्था आई जिसमें कृषि भूमि को राजकीय संपत्ति घोषित किया, यानी कि जितने भी अमीर लोगों की संपत्ति थी ना, सारे के सारे छीन लिए गए। ठीक है ना, आपको पता होगा ना कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में। ठीक है, उसके बाद उद्योग धंधे को राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, जितनी भी सरकारी जो संपत्ति थी उसको अपने कब्जे में ले लिया गया, अपने हिसाब से देश को चलाने लगा। उसके बाद क्या किया गया ना, वहाँ पे नई आर्थिक नीति भी लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विलियम ओवन के बिना, ठीक है ना, विलियम ओवन के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव था या नहीं? ठीक है, विलियम ओवन के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि जर्मनी एक योग्य सैनिक था। ठीक है, और उसका व्यवहार जो था ना, बहुत ही कुशल था। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, और उसने पूरे जर्मनी के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया था। ठीक है, उसी समय उसने बिस्मार्क को, ठीक है, चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया और उसने जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, क्योंकि विलियम ओवन के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताएं। ठीक है, चलिए इसको हम विस्तार से बाद में हम चर्चा करेंगे, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं ना। जब 1821 के शुरुआत में, ठीक है, यानी कि अगर हम पढ़े तो यूनान जो था ना, ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था। ठीक है, अनेक राष्ट्रवादी यूनानी निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, यूनानी जो थे ना, वो प्राचीन संस्कृति के लिए काफ़ी सहानुभूति रखते थे। ठीक है, ठीक है ना, इसी समय यूनानी कवियों और कलाकारों ने यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर देश की प्रशंसा की। ठीक है ना, और उसने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कौन था? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहाँ पे मजदूर का शोषण होने लगा था। ठीक है ना, उस मजदूर के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला, ठीक है, कौन था? तो रॉबर्ट ओवन था। कौन था? रॉबर्ट ओवन, जिसे एक समाज सुधारक भी कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी कपड़ा निर्माता, परोपकारी, समाजवाद, सहकारी, यानी कि बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? ठीक है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? तो अमेरिका शुरू में तो फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन वो साम्यवादी के बढ़ते प्रभाव के कारण वह हिंद चीन में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और कर भी लिया। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पहले अमेरिका और फ्रांस दोस्त था, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि फ्रांस जो था ना, वो ऑलरेडी, ठीक है, हिंद चीन में
अपना उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका भी चाह रहा था कि भैया कि हम अपना वहाँ पे अपना खुद का शासन करें, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन पे टिप्पणी लिखे, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन पे टिप्पणी लिखे। तो चलिए, बिहार में किसान आंदोलन सबसे पहले 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, यानी कि इसकी स्थापना की थी, जिसमें एक संगठन बनाया गया था, यानी कि जमींदारों द्वारा होने वाले शोषण के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। फिर भी ये जो चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा, बिहार में ये भी एक किसान आंदोलन था, 1917 में हुआ था, याद है ना। राजकुमार शुक्ल ने, है ना, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को आने का निमंत्रण दिया था और गांधी जी आए भी थे। और गांधी जी को आने के बाद अप्रैल 1917 में, ठीक है ना, 3 कठिया पद्धति वहाँ पे लागू होती थी, यानी कि चल रही थी, जिसमें यानी कि 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती की जाती थी, ठीक है। और गांधी जी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे, उन्होंने सत्याग्रह किया और इस आंदोलन को सफल बनाया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया? और जो औद्योगिकरण किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसने मजदूरों की आजीविका को बुरी तरीके से कुचल दिया। क्योंकि देखिए, जहाँ पे 50 मजदूर हाथ से काम करते थे ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लग जाने के कारण मात्र 5 से 10 मजदूरों की ज़रूरत होती थी, बाद बाकी मजदूर बेरोजगार हो जाते थे। और वे मजदूर जो बेरोजगार हो गए, उनको मजबूरी में उन्हीं के यहाँ कम पैसे पे काम करना पड़ता था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के कारण देश का तो विकास हुआ, लेकिन मजदूरों का आजीविका, यानी कि मजदूरों की आजीविका को छीन लिया गया, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग किसे? तो रेशम मार्ग वह मार्ग था जो एशिया और यूरोप को जोड़ता था, अफ्रीका को जोड़ता था, ठीक है, जिसके माध्यम से लोग पहले व्यापार करते थे, ठीक है। उसको हम कौन से मार्ग कहते हैं? रेशम मार्ग, ठीक है। इसका सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके हम पार्थ मार्ग कहते हैं, ठीक है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर मध्य एशिया तक जाता था, ठीक है, और फिर यूरोप जाता, यानी कि कहने का मतलब लगभग पूरी दुनिया को जोड़ने वाला मार्ग था, ठीक है। चलिए, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? याद रखिएगा, भूमंडलीकरण जब पूरा विश्व एक हो जाए, बात समझे कि नहीं, जब पूरा विश्व एक साथ मिलकर व्यापार करे, ठीक है, उसे भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जब एक साथ काम करती है ना, कि हम अमेरिका में जाते हैं, अमेरिकी लोग यहाँ पे आते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? भूमंडलीकरण कह सकते हैं। माइली गाँव की घटना, ठीक है, माइली गाँव हत्याकांड या घटना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह घटना 1968 में हुई थी। अमेरिकी सेना जब हार गई थी, तो हारने के कारण इसने क्या किया था? दक्षिणी वियतनाम पे हमला कर दिया और वहाँ के जितने भी लोग थे सारे लोगों को इन्होंने मार दिया था और महिलाओं और बच्चियों को इन्होंने बंधक बना लिया था, ठीक है। और इसके बाद उनके साथ इन्होंने सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद इन्हें भी मार दिया गया था, ठीक है। तो उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था ना, वो निक्सन था, ठीक है। कौन था? निक्सन। तो जब मार दिया तो उस लाश की ढेर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला और उस बूढ़े व्यक्ति ने ही पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका ने मेरे साथ ऐसी घटना की थी। तो उसी समय प्रथम टेलीविज़न युद्ध छिड़ गया था, ठीक है, प्रथम टेलीविज़न युद्ध, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ लेगा ना कि प्रथम टेलीविज़न युद्ध क्यों हुआ था, तो याद रखिएगा ये माइली गाँव में जब घटना हुई थी ना, इसी के लिए प्रथम टेलीविज़न युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है, कैसे? तो भैया ये सीधा 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, ठीक है, तो हमारे देश से जो सैनिक गए थे ना यानी कि लड़ने, वो तो इसमें भारत भाग नहीं लिया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने हमें लड़वाया था। और जब कुछ वादे किए थे कि चलो भैया अपना सैनिक दे दो और भारत के लोग जब लड़ने जाएंगे उसके बाद हम भारत में कुछ सुनहरे अवसर को लेके आएंगे, लेकिन वह जब युद्ध खत्म होने के बाद उसने कई तरह की घटनाएं करवा दी अंग्रेज़ों ने। उसने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कीमत बढ़ गया, ठीक है। तो गांधी ने इसे शुरू किया था 1920 में असहयोग आंदोलन, और इसमें भारत के लगभग सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसे हम प्रथम जन आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो आपको पता है कि उसने हाथ से एक हैंड पंप बनाया था, ठीक है, और उसने लकड़ी के चौखट के 2 समतल भाग काटे थे, ठीक है ना, एक बेड के नीचे और दूसरा समांतर रूप से रखा था, और उसने उससे छपाई की थी, और सबसे पहले जो छापने वाली किताब थी उसने बाइबिल छापी थी, ठीक है। तो उसी समय से इसकी एक क्रांति आ गई, और मुद्रण यानी कि कलरफुल प्रिंटिंग और कलरफुल किताबें और कलरफुल नोट उसी समय से छपने लगे, ठीक है। औद्योगिक क्रांति ने कैसे पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा? तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति आपको पता होगा सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। जब औद्योगिक क्रांति एक देश में हुई तो वो देश उतना अधिक उत्पादन करने लगा ना कि अपना माल दूसरे देश में जाके बेचने लगा। इस प्रकार जिस जिस देश में औद्योगिक क्रांति हुई सारा देश एक दूसरे के साथ जुड़ता गया। यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, हमारे देश में सामान बेचने आया, और धीरे धीरे हमारे देश में उपनिवेश लागू कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, उपनिवेशवाद का जन्म जो होता है ना औद्योगिक क्रांति से ही होता है, ठीक है। तो पहले तो औद्योगिक क्रांति ने एक साथ सबको जोड़ा है, यानी कि पूरे विश्व को जोड़ दिया है, ठीक है। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती, ठीक है, तो शायद हम भी गुलाम नहीं होते, ठीक है। चलिए, मेजनी कौन था? ठीक है, मेजनी कौन था? तो आपको मेजनी के बारे में जान यानी कि पता ही होगा, ठीक है ना। इटली के एकीकरण का मसीहा था, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हो ची मिन के बारे में। तो हो ची मिन, ठीक है ना, वह एक क्रांतिकारी था वियतनाम का, ठीक है। उसने फ्रांसीसी और अमेरिका के खिलाफ खुल के आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिस प्रकार हमारे देश में गांधी थे उसी प्रकार हो ची मिन था, ठीक है, जो वियतनाम के लिए आवाज़ उठाया था और उसे आज़ाद करवाया था, ठीक है। और इसने अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से कुचला था, जिसे अमेरिका कभी भूल भी नहीं सकता है, ठीक है। जनता इस पर अटूट विश्वास करती थी, इसे भगवान मानती थी हो ची मिन को, ठीक है। इतना अच्छा लगाव था, ठीक है, जनता इसको अपना सब कुछ मानती थी। आज हमारी युवा पीढ़ी को इसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जकार्ता सम्मेलन में अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना, यानी कि अमेरिका जो था ना कंबोडिया पे कब्जा किए हुआ था, और उसने अपनी सेना बुलाने की घोषणा कर दी। लेकिन दक्षिण वियतनाम की जो सेना थी ना वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। इससे स्थिति और ख़राब हो गई, ठीक है। इस समस्या का समाधान करने के लिए 1970 में जकार्ता सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और इसमें एशिया के 11 देश भाग लिए थे, ठीक है। यह आपातकाल बैठक थी एक, ठीक है ना। समझ में आया ना जकार्ता सम्मेलन? यानी कि अमेरिका कंबोडिया से अपनी सेना बुला लिया था, ठीक है, लेकिन दक्षिणी वियतनाम वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। कंबोडिया से अपनी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए जकार्ता सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताएं। आपको पता होगा सैमन आयोग का गठन किया गया था 1919 में, ठीक है। 1928 में सैमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक टास्क दे दिया कि उन्होंने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दे दी कि वे कुछ ऐसी चीज़ तैयार करें, ठीक है, जिससे हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के जो नेता लोग थे ना, जो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने विभिन्न दलों ने मिलकर, ठीक है, विभिन्न संप्रदायों ने मिलकर, ठीक है, सभी की सहमति से एक ढांचा तैयार किया गया, और उन्होंने एक फैसला किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, और इसको गंभीरता से लेकर सोचा गया, ठीक है। इसके लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, यानी कि किनके यानी कि अध्यक्षता में मोतीलाल, ठीक है, जिनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। इस समिति के जो सचिव थे ना वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें अन्य और 9 सदस्य भी थे, ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। यानी कि नेहरू रिपोर्ट यही था, यानी कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है। सैमन आयोग के बाद हमारे लिए ये एक चुनौती भरी थी कि मेरा संविधान कैसा होगा। इसके लिए सभी दलों ने मिलके एक सभा बुलाई, आपातकाल सभा बुलाई, और इन्होंने 9 सदस्यीय एक टीम बनाई, सुभाष चंद्र बोस, जिसके सचिव कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है खूनी रविवार के बारे में बताएं। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1905 को, ठीक है, 1905 को जार की सेना ने, ठीक है, उन 79 लोगों पे गोलियां चलाई वे
कैंडल लेके रविवार के दिन सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे। कहाँ बढ़ रहे थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जार की सेना ने उन निहत्थों लोगों पे इतनी गोलियां चलाई कि सारे के सारे लोग मारे गए। वे लोग रोटी की मांग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब थी, वहाँ के मज़दूरों की स्थिति, रूस के मज़दूरों की स्थिति इतनी ख़राब थी कि लोग भूख से मर रहे थे, ठीक है। इसीलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया ना कि कैंडल मार्च निकाला, और जब जार को ये बात पता चली कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस सारे के सारे किसान को भोज डालो, ठीक है। तो बस सारे सैनिक आए और किसान को एक तरफ से मार डाले, ठीक है। इसी को ही खूनी रविवार कहा जाता है। यह दिन रविवार का था, ठीक है, और इसे काला दिन के नाम से भी जाना जाता है।